वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ जनरल स्टडीज। और इस सीरीज में हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हिस्ट्री के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे कैसे, हिस्ट्री को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगती है, लेकिन हम इसको बोरिंग नहीं लगने देंगे, बिल्कुल आपको एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे। बिल्कुल बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं और हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री आज का लेक्चर। और यदि कोई पूछे यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हर सब्जेक्ट का यही पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो होता क्या है। यदि आपसे कोई पूछे क्वेश्चन नंबर पहला कि व्हाट इज अ हिस्ट्री, सिंपल, व्हाट इज हिस्ट्री, यानी कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है। यदि हम एक आम भाषा में देखें, आप सभी ने देखा होगा इतिहास क्या है, यानी जो भी हमारे पास्ट में, यानी जो भी घटनाएं हमारे जीवन में बीत चुकी हैं उनके बारे में अध्ययन करना हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्या सिंपल एक लाइमन लैंग्वेज की बात करें, एक सिंपल आदमी की बात करें तो वो क्या बोलेगा, दैट स्टडी ऑफ पास, एक आम आदमी की भाषा में, इन लाइमन लाइमन लैंग्वेज, स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल का अध्ययन। ये तो आपका एक लाइमन लैंग्वेज हो गया। लेमन लैंग्वेज भी ना आम आदमी की भाषा। सिंपल यही बताएंगे आप, कोई भी जनरली आपसे कोई पूछे कि स्टडी क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अगर आपसे को इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना हो, एक अच्छा डेफिनेशन लिखना हो आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे। सुनिए, जो आप स्टडी ऑफ पास्ट कर रहे हैं वो स्टडी कैसी होनी चाहिए। पहली चीज उसका क्वांटिटी, स्टडी शुड बी सिस्टमैटिक, स्टडी सिस्टमैटिक हो गई पास्ट की। नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो स्टडी किसकी करोगे, या तो आप किसी इवेंट की करोगे या किसी पर्टिकुलर पर्सन की करोगे या किसी पर्टिकुलर प्लेस या रीजन की करोगे। ये चीज है। या आप किसी सिस्टमैटिक का मतलब होता है, ये मतलब एक सिस्टम से होनी चाहिए। इवेंट मतलब यदि आप किसी एक विशेष जो आपका घटना के बारे में अध्ययन करेंगे, या किसी व्यक्तिगत के बारे में अध्ययन करेंगे, किसी प्लेस यानी कि कोई जगह, कोई रीजन के बारे में आप अध्ययन करेंगे। यानी कि इनका अध्ययन, इनके पास्ट का अध्ययन ही करना हिस्ट्री हिस्ट्री कहलाता है। और वो अध्ययन होना क्या चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। आई ना बात समझ में। क्या यहीं तक हिस्ट्री सीमित है, नहीं, अध्ययन भी कर लिया। कंडीशन ये बनती है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों है, क्या अध्ययन मात्र करने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि केवल अध्ययन कर लिया पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं। कि जो भी आपने स्टडी की है, पीछे जो भी घटनाएं हुई हैं, पीछे जितने भी इवेंट हुए हैं, उनका आज के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि इन घटनाओं का इम्पैक्ट, यानी जो इनका प्रभाव पड़ा, इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो व्हाट इज इतिहास, अब इसका डेफिनेशन, एक अच्छी डेफिनेशन बनाते हैं। हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, विच इन्फ्लुएंस इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर।
यानी किसी व्यक्तिगत या किसी विशेष जगह का के पास्ट का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन वो क्या करना चाहिए, वो अध्ययन जो आप कर रहे हो उसके साथ ये भी आना चाहिए कि उसका आज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। बात आ गई इतिहास की। अब बात आ जाती है कि इतिहास के जनक कौन है। जनक भी पूछा जा सकता है। इसके फादर कौन है इतिहास के, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके जनक कौन है, कोई ना कोई तो इसके जनक होंगे, विशेष योगदान दिया होगा। तो ये है आपके हेरोडोटस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री इज ए हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी है, इंपोर्टेंट है, याद है, नाम याद रख लेना, हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिका। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्लियर आ गई बात। तो हमने आज अभी क्या देखा, हमने देखा हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। हु इज नाउन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। और इन्होंने एक किताब लिखी है हिस्टोरिका। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री है, और ये हम उसका एंशियंट भाग पढ़ रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम केवल यही पता लगा लें कि जो इंडिया है इस केवल शब्द मात्र का इतिहास क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जो आपका इंडिया की नेमिंग यानी भारत का नामकरण, यही पढ़ने वाले हैं, भारत का नामकरण। यानी भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम इंडिया, कुछ लोग बोलते हैं भारत, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया, तो ये कैसे पड़ा ये ना, कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तान। तो ये सारे नाम कैसे पड़े इंडिया के, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम भारत के नाम की का इतिहास जाने तो हम ये देखेंगे, यदि हम इंडिया को देखेंगे, ये आपका लगभग है, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये वाला आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप मैप में एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक नदी बहती है, कौन सी, ये जो चाइना से निकलती है, मानसरोवर झील के पास है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी निकलती है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडस। और आपको एक चीज पता है कि भारत में जो सबसे पहले सभ्यता, सबसे पहले जो लोग बसे थे वो इंडस नदी के किनारे ही बसे थे, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं। तो यदि बात करें इंडिया की, इसकी, इंडिया की, तो जो इंडिया शब्द आया, इंडिया जो शब्द आया, ये आपका आया इंडस से। कहां से आया, इंडस से, जिसे संस्कृत भाषा में बोला जाता है सिंधु। कहां से आया, इंडस से। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गई इंडिया की बात। अगर बात करें भारत की, कि भारत शब्द कहाँ से आया, तो याद रखना कि ऋग्वैदिक काल में, ये कोई मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पूरा पूर्ण ऑथेंटिक सोर्स हो, कई इतिहासकारों का मानना है और इसको ही ऑथेंटिक मान लिया गया है कि जो भारत है, तो आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक इरा में एक जन निवास करते थे जिसका क्या नाम था, भरत। क्या नाम था, भरत। तो लोगों का मानना है कि जो भारत नाम पड़ा है ये भरत के नाम से ही पड़ा है। क्लियर बात। इसे आर्यवर्त भी बोला जाता है, इंडिया को आर्यवर्त भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो इंडिया है ये आर्यों का निवास स्थान भी रही है, आर्यों का निवास स्थल भी रही है, इसी कारण से आर्यवर्त भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे जम्मू द्वीप का हिस्सा भी मानते हैं, यानी कि जो हमारा भारत है ये जम्मू द्वीप का भी हिस्सा है।
एक एक चीज समझो, अच्छे से समझो। क्या क्या देखा हमने? अभी देखा कि भारत का जो नाम है, जो इंडिया है, वो कहाँ से आया? इंडिया दैट इज कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर, जो कि आपकी साउथ वेस्ट में बहती है, इंडस रिवर, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी बोला जाता है। भारत नाम की बात करें, भारत कहाँ आया? ऋग्वैदिक काल में एक जन निवास करते थे जिनका नाम था क्या? भरत, उनके नाम से भारत पड़ा है। आर्यभट्ट की बात करें, ये क्यों बोलते हैं आर्यभट्ट? क्योंकि ये आर्यों का निवास स्थल रहा है। आप आगे पढ़ेंगे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप वैदिक एरा पढ़ेंगे, तो उसमें आर्य के बारे में आप जानेंगे। सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आपके पोलर रीजन से आए थे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और एक इसको जम्बू द्वीप का भी हिस्सा माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हमारे जैन धर्म के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था भरत, उसके नाम पर ये पड़ा है। लेकिन सबसे ऑथेंटिक आपका यही नॉलेज ये जरूरी है आपके लिए। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारा जो नेमिंग ऑफ इंडिया है, यानी भारत का नामकरण है, वो कैसे पड़ा? क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि भारत के नाम का इतिहास क्या है, तो फिर हम भारत का इतिहास जानने का क्या कोशिश करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भारत का नाम का इतिहास देखा। इंडिया दैट्स कम फ्रॉम इंडस, दैट इज इन संस्कृत इज नोन एज सिंधु रिवर। भारत है, भारत इज कम फ्रॉम द जना, भरत। आर्यव्रत बिकॉज इट इज अ रेसिडेंट फॉर आर्या, एंड जम्मू द्वीप इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जम्मू द्वीप। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया आप इतिहास पढ़ने तो बैठे, अगर आपसे पूछे बताओ ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, हड़प्पा काल में क्या हुआ था, या हमारे पूर्व जितना भी हमारा इतिहास है उसमें क्या हुआ था, तो क्या आप अपने साथ पैदा होते वक्त ही लेके आ गए थे इतिहास? क्या सब पहले ही पढ़ के आ गए थे? नहीं। हर चीज को पढ़ने के लिए एक स्रोत, सोर्स की जरूरत होती है। जैसे आप पढ़ते हो, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं। कुछ सोर्स, किसी के लिए सोर्स इंटरनेट है तो किसी के लिए सोर्स किताबें हैं। तो इसीलिए जो हिस्ट्री पढ़ी जाती है, क्या उसके भी कुछ सोर्स होंगे? उसके भी कुछ सोर्स होंगे, कुछ स्रोत होंगे। तो आज हम यही जानेंगे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला। मान लीजिए आज तो इंटरनेट आ गया, किताबें आ गई। इंटरनेट और किताबों में भी तो कहीं से लिखा होगा, उसके लिए भी तो कुछ सोर्स लिया गया होगा। किताबें तो मनुष्य ने बनाई, इंटरनेट भी तो मनुष्य ने ही बनाया, ये कोई भगवान की तो देन है नहीं। तो उनके पास कहाँ से सोर्स आए? उन्होंने कहाँ से जाना इनके बारे में? तो आज हम यही बात करेंगे कि जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्स कौन कौन से हैं। यदि हम भारत के हिस्ट्री के हिस्टोरिकल सोर्स की बात करें, यानी कि अपने जितने भी ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें, तो मेनली 3 स्रोतों में विभाजित किया गया है। कितने स्रोतों में विभाजित किया गया है? हिस्टोरिकल सोर्स हम क्यों पढ़ते हैं? कोई पूछे व्हाई यू लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल सोर्सेज, तो सीधा आंसर है हाउ टू नो हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री को जाना कैसे? विदाउट सोर्स नथिंग इज पॉसिबल। हर चीज का एक सोर्स होता है, हर चीज का एक स्रोत होता है। इसी प्रकार हमने हिस्ट्री के सोर्स को देखा। हिस्ट्री के सोर्स कितने हैं? हिस्ट्री के सोर्स हम 3 पार्ट में स्रोतों को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट है? मेन 3 पार्ट है। एक स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, इनको अच्छे से कवर करेंगे। पुरातात्विक स्रोत। सेकंड होता है आपका साहित्यिक स्रोत। और तीसरा होगा आपका विदेशी विवरण। बोलिए ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। साहित्यिक दैट इज योर लिटरेरी सोर्स। और थर्ड हो जाता है दैट इज योर फॉरेन अकाउंट। लिख लिख के पढ़ा करो हमेशा, इसीलिए मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ। मैं भी चाहूँ तो स्लाइड बना के आपको पढ़ा दूँ, लगा दूँ, नहीं। यदि आप जितना लिख के पढ़ेंगे उतना आपको याद होगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपको मतलब जितने सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड होगी। यदि हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो
पुरातात्विक स्रोत मीन्स होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये कैसे सोर्स होते हैं? अच्छा एक बात बताइए, क्या लोगों ने जैसे ही होमोसेपियंस का उद्गम हुआ, क्या लोगों ने ठीक आते ही पढ़ना लिखना सीख लिया था? नहीं। पढ़ना लिखना तो वैदिक लिटरेचर से आया, वैदिक काल से आया। हड़प्पा काल में भी लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन उनके जो उन्होंने जो लिखा है, उनकी जो भी लिपि है, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। उनकी भाषा को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक समझा नहीं जा सका, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को। तो फिर उसके बारे में हमें कैसे पता चला? क्या कोई बैठा हुआ था जो हमें बता रहा था वहाँ की भाषा को? नहीं। क्या हुआ? पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है, इसे बोलते हैं हम, एक आम भाषा में देख लें तो खुदाई वाले जितने भी स्रोत, हमने क्या किया, खुदाई करके उत्खनन कार्य किया, उत्खनन कार्य किया, और उसमें हमें कुछ वस्तुएं मिली। क्या क्या मिला? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या आता है, पहले आप ये देख लो। कोई स्मारक हो गई, क्लियर हो गए। कोई आपके भवन हो गए, कोई आपके कॉइन्स हो गए, सिक्के भी मिले कई प्रकार के, अभिलेख आ जाते हैं इसमें। सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, ये सारे हो गए। कोई चित्रकला आ जाती है, चित्रकला बना गए पहले के लोग, उनको समझा गया। कोई मूर्ति आ जाती है भाई। तो ये सारे स्रोत हैं, इनको देखकर ये पता लगाया जा सका है कि पहले की हिस्ट्री, पहले का इतिहास कैसा था। स्मारक, दैट इज योर भवन, तो आप जानते हो, कोई बड़ा हाउस मिल गया, होम मिल गया, उठा। सिक्के, कॉइन, अभिलेख, दैट इज योर इंस्क्रिप्शन, चित्रकला, दैट इज योर पेंटिंग, या कोई मूर्ति, स्टैचू मिला। स्मारक यानी कोई एडिक्ट, पिलर, जिसे स्तंभ भी बोलते हो। यानी कि ऐसे स्रोत जो हमें उत्खनन के वक्त मिले हैं, जिसमें हम स्मारक, भवन, सिक्के आदि अभिलेख को देखते हैं ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजी। जब ये चीजें हमें मिली हैं तो ऐसे स्रोतों को हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहेंगे। इनके बारे में हम एक एक से अध्ययन करेंगे, स्मारक को जानेंगे। इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो स्मारक और दूसरे सिक्के, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, जैसा कि इसके वर्ड से ही लग रहा, साहित्यिक स्रोत। कहीं ना कहीं कुछ साहित्य मिल गए हमें, वहाँ के पहले लिखे हुए विवरण मिल गए, उनके बारे में हम, वहाँ से ही हमने उनके बारे में पढ़ा और यहाँ के इतिहास के बारे में हमने जान लिया। ऐसे स्रोतों का हम क्या बोलते हैं? साहित्यिक स्रोत बोला। साहित्यिक स्रोत में दो इंपोर्टेंट स्रोत हम पढ़ेंगे, एक होगा धार्मिक, तो बिल्कुल धर्म से रिलेटेड होगा। आपके अपने धर्म के अलग अलग स्रोत हैं, जैसे हिंदू धर्म के स्रोत ले लो, वेद हो गए, रामायण, पुराण, आर्यन्यक, ये सारे हिंदू धर्म के स्रोत हैं। एक होता है आपका धार्मिक स्रोत, दूसरा स्रोत होता है आपका धर्मेतर स्रोत। धर्मेतर साहित्य स्रोत। क्लियर? इनको एक एक से जानेंगे, इनमें धर्म के बारे में जानेंगे, इनमें फिर धर्म से रिलेटेड ही कुछ है, लेकिन वो पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं होते। फॉरेन अकाउंट का बात करें, फॉरेन अकाउंट में क्या जानेंगे? फॉरेन अकाउंट का मतलब होता है कोई विदेशी आया, कोई विदेशी यात्री आया और उसने क्या किया, भारत को घूमा और भारत के बारे में कुछ लिखा, यानी विदेशियों का विवरण, विदेशियों के द्वारा विवरण, द्वारा विवरण। हम देखते हैं कि भारत काफी आकर्षित केंद्र रहा है बाहर के लोगों के लिए, तो लोगों ने यहाँ आकर काफी अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं भारत के बारे में, अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे फॉरेन यहाँ पे आपके लोग आए हैं, फॉरेनर्स राइटर आए हैं। जैसे हम लोग मान लें, कुछ एग्जांपल्स हैं, मैगस्थनीज हैं, हिंग सांग हैं,
प्लोटोमी है, मैगस्थनीज है, ये सारे कुछ इंपोर्टेंट फॉरेनर्स हैं। हेरोडोटस ने भी लिखा इंडिया के बारे में अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम किस में, विदेशी विवरण। ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले आप केवल उतना पढ़ेंगे जितना पहले हमने आपको पढ़ा दिया है। ये जो भी हमारा पूरा जो हिस्टोरिकल सोर्स है इसको हम सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और मैसअप होने लगेगा। हिस्ट्री का सबसे पहला यही नियम है कि आप केवल उतना पढ़िए जितना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको चैन बनाना है। हमने पहले भारत का, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे, सबसे पहले हमने इतिहास को देखा, हिस्ट्री को देखा। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में जाना। उसके बारे में हमने देखा कि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले इंडिया के बारे में जानो कि भैया इंडिया आया कहाँ से, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया शब्द की ही हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ा जाना। और आज एक केवल ओवरव्यू लिया हमने हिस्टोरिकल स्रोत का, क्योंकि जिससे कि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठने लगे कि हम जो स्रोत पढ़ने वाले हैं वो होती कैसे। अच्छा, एक पॉइंट रह गया है कि आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है साहित्य हो गया विदेशी, इनका तो हमने पढ़ के पता लगा लिया, लेकिन ये स्मारक भवन सिक्के इनसे कैसे पता लगेगा, ये चित्रकला से कैसे पता लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आदमी उसी चीज़ की पेंटिंग बना सकता है जो इमेजिन कर सकता है, जो एक्चुअली में होती है, यानी जो वहाँ पर गतिविधियाँ हुई होंगी उन्हीं की तो चित्रकला लोगों ने बनाई होगी। कहीं कहीं बैलगाड़ी मिली है, नृत्य लोगों के मिले हैं, तो करना जानते होंगे। सिक्के, सिक्के पर सीलें मिली हुई लगी, किसी का नाम लिखा हुआ मिला है, इसका मतलब है जिस चीज़ की सील लगी है, जिस पशु की भी सील लगी है या किसी यंत्र की सील लगी है, तो इसका मतलब है ये पशु यंत्र उस टाइम पे होंगे। भवन की जिस प्रकार की डिजाइन आपने देखी है बनी होगी, तो इसका मतलब है हम वहाँ के कारीगरी का पता लगा सकते कैसी होगी। स्मारक कोई भी बनी है उस पर डिजाइन है या उस पर कुछ लिखा है, उनको पढ़ के पता लगा सकते हैं। मूर्ति, मूर्ति से भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन या ढंग कैसा था। इन सारे के बारे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इनको एक बार अच्छे से पढ़िए, एक बार जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, चीज़ों को रिलेट कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ रिलेशन। हिस्ट्री सब्जेक्टिव रिलेशन है, जब तक आप चैन नहीं बनाओगे यू वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन यदि आपने एक बार चैन बनाना सीख लिया ना, तो हिस्ट्री जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है भी नहीं। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए बढ़िया से। अब हम इसका रिवीजन कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम चैनल है दीपक राठौर क्लासेस, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आपका मैं पूरा सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि गारंटी तो आज आदमी की भी नहीं है। भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।